मित्रों, ये द हिंदू के अंदर इकोनॉमी कॉलम लिखने वाले कॉलमनिस्ट ने तय किया है कि अब से हमको कॉलम नहीं लिखने, अब से हमको टाइम पास करना है। तो कुछ दिनों पहले आप जानते हैं कि भारत देश का जीडीपी जापान से आगे हो गया, हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए। तो इन्होंने पूरा एक पेज भर के कहानी करी है। अब ये जो कहानी की है, इसके अंदर बात सिर्फ इतनी सी है कि परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से और मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से भारत का जीडीपी क्या है। तो खैर वो पूरी थियरी आज हम इस लेक्चर में समझेंगे। अब ऐसा ये एक पेज कंप्लीट करने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा, तो एक और आधा पेज भर दिया, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। और इस आधे पेज में सिर्फ कहानी इतनी है कि कैसे जापान और पोलैंड के मुकाबले भारत देश का जीडीपी भले आगे दिखता हो, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम उनसे पीछे हैं। तो ये भी क्या बेसिक मुद्दे हैं, आज के वीडियो के एंड पार्ट में हम लोग समझेंगे। तो मित्रों, ये वीडियो इकोनॉमी के एकदम बिगिनर्स, एकदम शुरुआती विद्यार्थियों के लिए जिनको कुछ नहीं पता है। जीडीपी के 4 कंसेप्ट समझते हैं। करंट मार्केट प्राइस या नॉमिनल जीडीपी क्या है, कांस्टेंट मार्केट प्राइस या रियल जीडीपी क्या होता है, मार्केट एक्सचेंज रेट पर जीडीपी क्या, और ये परचेजिंग पावर पैरिटी रेट पर जीडीपी क्या। क्योंकि द हिंदू के अंदर ये पीपीपी रेट पे बहुत वो पेज भर भर के कॉलम लिख रहे हैं। मामले में कुछ दम है नहीं, जो भी 15-20 मिनट का ये वीडियो हो जाए। नोट पेन लेके आप बैठे, क्योंकि आज कुछ आपको लिखना पड़ेगा तो ही दिमाग में ठीक से उतरेगा। सबसे पहले ये जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद क्या है। तो जीडीपी का मतलब क्या, किसी एक साल में आपके देश में जितने नए गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, उसका फाइनल मार्केट वैल्यू क्या है। मतलब इस साल जो नया पैदा हुआ उसका बाजार मूल्य आप निकालो। अब आप शब्दों पे गौर करें। भारत के अंदर पैदा हुआ मतलब ब्रिटेन के अंदर एक जैगुआर कंपनी अपनी कार्स बनाए और उसमें भी टाटा कंपनी की शेयर होल्डिंग है, तो वो उधर से पैसा भेजेंगे, तो वो भारत के जीडीपी में आपने नहीं गिनना है। प्रियंका चोपड़ा अमेरिका में फिल्मों करे और वहां से पैसा भारत में भेजे तो नहीं गिनना है, क्योंकि वो अमेरिका में फिल्म पैदा हुई। ओएनजीसी के पास मान लीजिए रशिया में कुछ ऑयल गैस की खदानें हो, उधर से वो पैसा कमा के भारत में भेजे तो भी नहीं गिनना है। सिर्फ भारत के अंदर जो पैदा हुआ, वो भी फ्रेश नया जो पैदा हुआ, उसे गिनना है। अगर ये एक सेकंड हैंड कार हो, पिछले साल हुई थी पैदा और इस साल रीसेल किया गया, तो भी इसको नहीं गिनना है। तो ये हुआ जीडीपी। अब आपको प्रश्न होगा कि भाई तुम बोल रहे हो कि बाहर से पैसा जितना है वो सब नहीं गिनना है, इधर से नहीं गिनना, इधर से नहीं गिनना, रशिया से नहीं गिनना, तो वो सारा पैसा भी भारत आएगा तो उसे गिनोगे किधर। जवाब है उसके लिए अलग कंसेप्ट है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी जीएनपी, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम एनडीआई। वो क्या है वो किसी और लेक्चर में देखेंगे, आज हमारा मुद्दा कुछ और है। तो जीडीपी की हमने बेसिक समझ ली। अब ये करंट मार्केट प्राइस, कांस्टेंट मार्केट प्राइस, नॉमिनल जीडीपी, फिर रियल जीडीपी, ये शब्दों का क्या मतलब है। मित्रों, मैंने आपको बताया जीडीपी का मतलब है कि आपके देश में एक साल में क्या नया उत्पादन हुआ। मान लीजिए 2025 में केवल एक ये प्याज का उत्पादन हुआ है और इसकी वैल्यू मान लीजिए 50 रुपये। तो 2025 में भारत का जीडीपी क्या है, आपके 50 रुपये बराबर है। पिछले साल चलते हैं 2024 में। मान लीजिए 2024 में 2 प्याज का उत्पादन हुआ था और प्याज सस्ता भी था, तो मान लीजिए ये 25 रुपए का, ये भी 25 रुपए का है, तो टोटल ये कितना हो, 50 रुपए का। तो अब आप सोच के मुझे बताइए कि क्या हम ये कह सकते हैं कि 2025 में भारत देश का जीडीपी 50 रुपए और पिछले साल भी भारत देश का जीडीपी 50 रुपए था, तो क्या दोनों इक्वल हैं? मार्केट रेट के हिसाब से इक्वल है, लेकिन अगर आप क्वांटिटी यानी जत्थे के हिसाब से सोचें तो पिछले साल ज्यादा उत्पादन हुआ था, 2 प्याज का उत्पादन हुआ था, तो हमें एडजस्ट करना चाहिए। ये जो एडजस्टमेंट करना होता है, इसलिए हम एक बेंचमार्क या बेस ईयर लेते हैं 2011। तो फिर हम ये करते हैं कि 2011 में प्याज का क्या भाव चल रहा था, उस हिसाब से एडजस्ट करो 2025 का जीडीपी, उस हिसाब से एडजस्ट करो 2024 का जीडीपी। तो हर साल हम ऐसा जीडीपी को इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करते हैं। इन्फ्लेशन से एडजस्ट किए गए ऐसे जीडीपी को हम जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट रियल प्राइस या रियल जीडीपी, ऐसा हम बोलते हैं। तो देखिए 2025 में एक ऑनियन पैदा हुआ, मान लो इसका भाव है 50 रुपये, और उसके अलावा पूरी भारत की इकोनॉमी में कुछ पैदा नहीं हुआ, तो इसे हम कहेंगे 50 रुपये भारत का जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस या नॉमिनल जीडीपी है। उसी तरह पिछले साल 2024 में मान लो 2 ऑनियन पैदा हुए थे और 25-25 रुपये उसका भाव था, तो टोटल जीडीपी कितना हुआ, 50 रुपये। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं? आप कहें इक्वल तो कैसे हो सकते हैं, इधर 2 चीज़ें पैदा हुई, इधर सिर्फ एक चीज़ पैदा हुई, राइट। तो जो करंट मार्केट प्राइस है वो हमें ये क्लैरिटी नहीं दे पा रहा है।
क्योंकि महंगाई बढ़ गई इसलिए कम उत्पादन हुआ, फिर भी आपको उतना ही जीडीपी दिख रहा है। तो क्या किया जाए? आसान तरीका है, आपने एक बेस ईयर लेना होगा। हमारे लिए बेस ईयर है 2011। 2011 में मान लीजिए एक ऑनियन का जो भी प्राइस चल रहा था 10 रुपए, तो उसे हम आधार बनाएंगे। अब आप एडजस्ट करो, ये 2 ऑनियन 2024 में पैदा हुए, तो बेस ईयर में प्राइस कितना था? 10। हाँ, तो 10 रुपए का एक, ऐसे 2 ऑनियन पैदा हुए, तो 2024 का जीडीपी कितना है? 20 रुपए। ये हो गया रियल जीडीपी। उसी तरह 2025 में केवल एक ऑनियन पैदा हुआ, भले उसका भाव 50 है, लेकिन बेस ईयर के हिसाब से तो 10 रुपए का ही है, और 10 रुपए का एक ऑनियन, यानी केवल 10 रुपए का जीडीपी 2025 में पैदा हुआ है। तो इसे हम कहेंगे जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस या रियल जीडीपी। इससे हमें करेक्ट पिक्चर मिलता है कि आपकी इकोनॉमी में वास्तव में उत्पादन कितना बढ़ा। क्योंकि अब आप ये रियल जीडीपी देखो, पिछले साल 20 रुपए था, इस साल 10 रुपए, यानी कि अपना जीडीपी गिर गया है, आप बोल सकते हैं। और वही यहाँ पर दिख रहा है कि पहले 2 ऑनियन, अभी सिर्फ एक ऑनियन, तो जीडीपी गिर गया है। तो जब भी हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, हम ज़्यादा फोकस करते हैं रियल जीडीपी पे या कांस्टेंट मार्केट प्राइस पे। अब मिलता जुलता एक और कंसेप्ट है, ये जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? सिंपल, 2025 के अंदर नॉमिनल जीडीपी क्या था? 50 रुपए का एक ऑनियन, लेकिन रियल निकाला हमने एडजस्ट करके तो निकला 10 रुपए। तो नॉमिनल डिवाइड बाय रियल टाइम्स 100 करो, तो जो मिले वो है अपना जीडीपी डिफ्लेटर। अब आप सोचिए, ऐसा हर एक साल का आप जीडीपी डिफ्लेटर निकला लो। जैसे यहाँ पर 2025 में मान लो हो गया 500, उसी तरह आप 2024 में कुछ निकालेंगे, 23 में कुछ निकालेंगे, और फिर साल दर साल इसमें क्या वृद्धि हो रही है, अगर आप ये गिनोगे तो जीडीपी डिफ्लेटर में हो रही वृद्धि को देख के आप बोल सकते हैं कि महंगाई दर कितना बढ़ रहा है। तो इन्फ्लेशन नापने में ये मदद करता है। इन्फ्लेशन नापने के लिए हालांकि और भी इंडिकेटर होते हैं, जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स वगैरह, उसके बारे में किसी और लेक्चर में बात करेंगे। तो फिर जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है? देखिए, ग्रोथ रेट जब हम बात करें, हम कांस्टेंट मार्केट प्राइस या रियल जीडीपी की बात करते हैं, जो 2011 के साथ इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करके निकाला। उस हिसाब से मान लीजिए पिछले साल भारत देश का रियल जीडीपी 100 रुपये हो और इस साल बढ़ के हो जाए 110, तो हम कहेंगे 10% जीडीपी ग्रोथ है और ये रियल जीडीपी ग्रोथ है। हालांकि 10% तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, असल जिंदगी में ये 6-7% आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो दैट इज रियल जीडीपी ग्रोथ रेट। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, आर्थिक वृद्धि दर भी बोल सकते हैं। तो देखिए, अब तक हमने वीडियो में जीडीपी के नाम पे 2 कंसेप्ट समझ लिए, करंट मार्केट प्राइस या नॉमिनल जीडीपी क्या, कांस्टेंट मार्केट प्राइस या रियल जीडीपी क्या, इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद। ये जो नॉमिनल और रियल है, ये सबसे हम केवल भारत के अंदर तुलना कर रहे हैं कि मनमोहन सिंह के ज़माने में क्या सिचुएशन थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी के ज़माने में क्या सिचुएशन है, यहाँ से यहाँ कितनी वृद्धि हुई। तो पिछले वर्षों के मुकाबले आप ही के देश का प्रदर्शन आप ही के देश के मुकाबले कैसा है, कंपेयरिंग योर ओन कंट्री इन द प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर, ये इसका मेन उद्देश्य होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भारत देश का जीडीपी जापान के साथ कंपेयर करना हो तो तब हमें 2 नए कंसेप्ट समझने पड़ते हैं कि जीडीपी एट मार्केट एक्सचेंज रेट क्या एंड जीडीपी एट परचेजिंग पावर पैरिटी रेट क्या। तो ये 2 नए कंसेप्ट आगे वीडियो में हम समझते हैं। मित्रों, 2025 में यूपीएससी प्रीलिम्स का ट्रेंड क्या रहा, उस हिसाब से हमें तैयारी में कौन सी किताबों से कितना पढ़ना चाहिए, कितने महीनों में खत्म करना चाहिए, ये सब बेसिक चीज़ें जिनको नहीं पता है, तो 2026 के ऐसे नए छात्रों के लिए एक फ्री स्टडी प्लान वीडियो मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे फ्री में करने वाला हूँ, शनिवार रात 9 बजे। इसका भी लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में है, आप फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी जो विद्यार्थी 2026 की प्रीलिम्स और मेंस को टारगेट कर रहे हैं और कॉम्प्रिहेंसिवली सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, सीसेट, मेंस, मेंस आंसर राइटिंग और सब कुछ, तो केवल 19,999 में लाइव लेक्चर्स के साथ आपकी पढ़ाई, और उसमें भी अप टू 12 मंथ्स एक्सटेंशन। डिस्काउंट कोड यूज़ करें muna.org। चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, अगर जापान की ये टोयोटा कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और सामने भारत के रॉयल एंट्री टॉपर्स की ये एम्बेसडर कार मान लीजिए 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, तो इन दोनों में से तेज कौन है? सोचिए। आप कहेंगे भाई ये सवाल ही गलत है, क्योंकि जापान की कार तुम किलोमीटर पर आवर में यूनिट में बता रहे हो और भारत की कार का मीटर पर सेकंड में स्पीड बता रहे हो, तो दोनों को कन्वर्ट करके किसी एक यूनिट में लाना होगा।
बस यही चीज़ जीडीपी में भी होती है कि भारत देश का जीडीपी अगर हम रुपये में लिखें और जापान देश का जीडीपी अगर हम येन में लिखें तो दोनों को कंपेयर कैसे करेंगे? कोई एक यूनिट में लाना होगा, और ऐसा यूनिट हम क्या यूज़ करते हैं? डॉलर। तो ये जो डॉलर है उसमें इन दोनों देशों के जीडीपी को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब क्या सिंपल है भाई, $1 के 84-85 रुपीज़ गिन लो, इस हिसाब से भारत देश का जीडीपी एडजस्ट कर लो, और सामने $1 के सामने जापान का 104-105 येन करेंसी कन्वर्ट कर दो और उस हिसाब से जापान का जीडीपी बोल दो। फिर दोनों आ गए एक यूनिट पे, और फिर हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन चौथे नंबर पर है और कौन 5वें नंबर पर है। हाँ, तो अभी दो मुद्दे हमें समझने हैं, मार्केट एक्सचेंज रेट और परचेजिंग पावर पैरिटी रेट क्या है। तो दो गाड़ियों की रेस हो रही है, एक की किलोमीटर पर आवर में स्पीड है, दूसरी की मीटर पर सेकंड में। आप कहें कंपेयर सीधा नहीं कर सकते, यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि भारत देश का जीडीपी 350 ट्रिलियन रुपये है और जापान देश का जीडीपी 586 ट्रिलियन येन है, तो इन दोनों में से किसका जीडीपी ज़्यादा छोटा या बड़ा है? आप कहें सीधा कंपेयर तो हो नहीं सकता, कन्वर्ट करना पड़ेगा, कोई एक बेंचमार्क पे लाना पड़े। तो हम डॉलर में उन्हें कंपेयर कर लेते हैं कि $1 का भाव 84 रुपीज़ गिन के हम भारत देश के ये 350 ट्रिलियन रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करें तो करीब ये कितना 4187 बिलियन डॉलर आता है। तो ये भारत देश का जीडीपी है 2025 करंट मार्केट प्राइस पर। और उसी तरह $1 का भाव निकाले, मान लो 140 येन, और उस हिसाब से जापान का जीडीपी हम कन्वर्ट करें डॉलर में, वो आता है कितना 4186 बिलियन डॉलर्स। तो अब आप देख सकते हैं कि भारत देश का जीडीपी जापान के जीडीपी के मुकाबले थोड़ा बड़ा है। बस तो ये ही हुआ जीडीपी एट मार्केट एक्सचेंज रेट, जीडीपी एट मार्केट एक्सचेंज रेट। अब इस प्रकार से जब हम जीडीपी का रैंकिंग निकालेंगे तो 2025 के लिए अनुमान है कि नंबर 1 यूएसए, दूसरे पर चाइना, तीसरे पे जर्मनी, चौथा इंडिया और पांचवा जापान होगा। तो ये जो बात चलती है कि इंडिया बिकेम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, वो क्या कहना चाहता है? तो वो ये बात कहना चाहता है, जापान को पीछे रख के भारत थोड़ा ऊपर आ गया। हाँ, तो हमने इंडिया का जीडीपी मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से निकाला, तो जो भी करीब $4 ट्रिलियन, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी 2025 में, ऐसा सब IMF का प्रोजेक्शन है। अब प्रश्न होता है तो फिर ये पीपीपी वाला जीडीपी क्या होता है? मान लीजिए एक बर्गर अमेरिका में $5 में मिले और वही साइज और क्वालिटी का बर्गर भारत में ₹100 में मिले, तो रेशियो क्या चल रहा है कि $1 का भाव ₹20 होने चाहिए। तो इसे हम कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी वाला एक्सचेंज रेट। अब ऐसे कुछ हम रेशियो निकालें तो द हिंदू ने डेटा दिया कि न्यूयॉर्क में बियर की एक बोतल $5 में मिले और मुंबई में रुपये में मिलेगी, लेकिन डॉलर में कन्वर्ट करें तो करीब 1.80। उसी तरह बिग मैक मील, मतलब उसका बर्गर, फ्रेंच फ्राई, ये सब उधर $12 में मिले, भारत में $4.5 में मिले। तो अब देखिए न्यूयॉर्क और मुंबई के बीच कितना अंतर है, मतलब पैसों के रेशियो की बात कर रहा हूँ। तो मुंबई के मुकाबले न्यूयॉर्क में चीज़ें 3 गुना ज़्यादा महंगी है, ऐसा हमें थोड़ा लगता है। कुछ और चीज़ों के रेशियो निकालें। न्यूयॉर्क में आपको एक रूम का मकान भाड़े पे लेना है, रेंट पे लेना है, $4000, मुंबई में $800 के आसपास मिल जाए। और उसी तरह हेयर कट वहाँ $30 का हो, मुंबई में $2-3 में हो जाए। अब आप ये दो नीचे वाली चीज़ों में देखिए कि रेशियो काफ़ी बड़ा है। या 800 से, मतलब 8 से 40, ये कितना करीब 5 गुना है, ये इधर से इधर करीब 15 गुना है। तो बियर और बर्गर में तो ठीक है 3 गुना ज़्यादा चेंज आ गया, लेकिन ये रेंट और हेयर कट में तो बहुत बड़ा 5 से 15 गुना चेंज ज़्यादा आ गया। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि मंथली रेंट, हेयर कट, ये सब चीज़ें क्या है, दे आर नॉन ट्रेडेबल सेक्टर्स, नॉन ट्रेडेबल सेक्टर्स। इस पर भी द हिंदू ने बात की है, तो समझ लेते हैं। देखिए इकोनॉमी के अंदर 2 सेक्टर होते हैं, एक होता है ट्रेडेबल सेक्टर, जिसको आप आराम से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, खोखे में भर के बेच सकते हैं। ऑनियन है, पेट्रोल है, क्रूड ऑयल है, ये सब ट्रेडेबल सेक्टर हुए। उसके मुकाबले नॉन ट्रेडेबल सेक्टर क्या, जो आप सीधा उखाड़ के या बॉक्स में भर के बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। जैसे एक काम वाली बाई जो भारत में सेवा देती हो, यहाँ पर एक हेयर सलून हो, यहाँ पर कोई डॉक्टर अपना क्लिनिक चला रहा है, हेल्थ केयर सर्विसेज। तो ज़्यादातर सर्विस सेक्टर की जो ऐसी चीज़ें सीधा आप वहाँ पर नहीं बेच सकेंगे। और सामान्य रूप से ऐसी जो भी सर्विसेज हैं, आप पाएंगे कि इंडिया में ये काफ़ी आपको सस्ती मिलती है और अमेरिका में ये चीज़ें काफ़ी महंगी रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो भी ये काम वाली बाई है, हेयर कट वाला है, डॉक्टर है, ये सब लेबर इंटेंसिव सर्विस हैं, मशीन से नहीं, आदमी से काम कराना पड़े। और ऐसा जो भी इंसानों से काम कराना पड़ता है, वो सेवाएं यूजुअली डेवलप्ड नेशन, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, अमेरिका, कनाडा, यूरोप में महंगी मिलती है।
उसके 2-3 कारण हैं। एक, वहाँ पर एक तो मज़दूर और इंसानों की कमी है। दूसरा, वहाँ पर मिनिमम वेजेस के कानून काफ़ी सख्त हैं कि आप किसी को 1 घंटे काम कराना है तो मिनिमम $10 देना पड़ेगा, वरना आपको सज़ा हो सकती है। तो इस कारण से ऐसी चीज़ें वहाँ पर महँगी रहती हैं। अब आप सोचो, ये जो ट्रम्प प्रेसिडेंट बना उसके बाद गुजरात से कुछ सब इल्लीगल इमिग्रेंट्स को वहाँ से डिपोर्ट किया गया और उसके बाद काफ़ी खबरें चली, रवीश कुमार जी ने भी चलाई। ये सब गुजरात में इतना विकास है तो ये सब लोग उधर क्यों चले गए? उसका भी यही कारण है। ये सब जो लोग हैं वहाँ पर जाके क्या काम करते हैं? इल्लीगली गए तो यही सब, ये साफ-सफाई का काम, जो भी गुजरात के पुराने ज़माने में लोग गए होंगे, उन्होंने वहाँ पर बनाए होंगे मोटेल। मोटेल मतलब सस्ता वाला होटल। अब वहाँ वो लोकल काम वाली बाई को रखेंगे तो वो बहुत महँगा पैसा उसको लगेगा, मिनिमम वेजेस के कानून है। तो अपनी ही बिरादरी के लोग, अपने ही रिश्तेदार और दूर के रिश्तेदारों को बुला लेंगे। और फिर ऐसा नहीं कि 1 घंटे का $10, पूरे दिन का ही तुमको $10 देंगे। और वो ऐसा ही काम कर भी लेगा कि मैं बचा के भारत वापस लाता हूँ। तो इल्लीगल इमिग्रेशन के पीछे ये पूरी कहानी रहती है। एनीवेज़ आगे बढ़ते हैं। तो मैं बता रहा था कि अमेरिका में $5 में चीज़, भारत में ₹100 में, तो ये $1 इक्वल ₹20 होना चाहिए, ऐसा परचेजिंग पावर पैरिटी का एक्सचेंज रेट निकाला। तो भारत देश का रुपया करेंसी में जितना जीडीपी था, उसे हम लोग ये जो $1 इक्वल ₹20 ऐसा परचेजिंग पावर पैरिटी वाले रेट से कन्वर्ट करके डॉलर में निकालें, जो वास्तव में तो है नहीं, ये तो काल्पनिक थियोरेटिकल कंसेप्ट है। तो फिर उस हिसाब से भारत दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनता है। पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर चीन है, दूसरे पर यूएसए है और तीसरे पर इंडिया है। ये 2024-25 का आप रैंकिंग देखें। ये सब द हिंदू के अंदर डेटा टेबल्स दिए गए हैं। अब समझिए, $1 इक्वल 84-85 का जो मार्केट एक्सचेंज रेट था, उस हिसाब से हम लोग चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अब ये जो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है एज़ पर परचेजिंग पावर पैरिटी, तो ये आज का नहीं, तो काफ़ी समय से हमने अचीव कर लिया। 2010 से हम लोग तीसरे नंबर पर हैं। उस ज़माने में मान लो कांग्रेस की, मनमोहन सिंह की सरकार थी। मोदी जी कब आए? 2014 में, ये याद रखना है। तो उसके बाद भी थर्ड, थर्ड, थर्ड। तो द हिंदू के ये कॉलमनिस्ट थोड़े नाराज़ हैं कि देखो, जीडीपी एट परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से तो पहले से ही हम लोग 3rd लार्जेस्ट थे ना। तो अभी ये नाच-गान की क्या ज़रूरत है कि हम चौथे स्थान पर हैं मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से, जबकि हम 3rd लार्जेस्ट ऑलरेडी हैं। लेकिन आप समझो, पूरी दुनिया में ये जो $1 इक्वल ₹20, ये तो काल्पनिक चीज़ है। तो उस हिसाब से आपने ये जो परचेजिंग पावर पैरिटी का रैंकिंग बना, ये भी काल्पनिक चीज़ है। कोई उसको असल में, जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो भारत में आके कुछ अपना बिज़नेस इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो पीपीपी देख के नहीं आते। मार्केट एक्सचेंज रेट और वही सब डेटा एनालिसिस में मेनली यूज़ होता है। इस कारण से हम मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से कौन से रैंकिंग पे, उस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो पहले 9वें स्थान पे थे, फिर 7वां, फिर चौथा, फिर अभी अभी तो चौथे स्थान पे हैं। 2030 तक हम तीसरे स्थान पे आ जाएंगे, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। हालांकि द हिंदू ने खुद भी अपना ही काउंटर आर्ग्यूमेंट भी इसमें दिया कि ये जो परचेजिंग पावर पैरिटी वाला है, उस हिसाब से आप 3rd लार्जेस्ट हैं, वो तो हमेशा अच्छा ही दिखेगा, बड़ा ही दिखेगा। इसका कारण मैंने आपको बताया कि अमेरिका में जो ये सेवाएं हैं, वो भारत के अंदर काफ़ी सस्ती मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम वेजेस के कानून इतने सख्ती से अमल नहीं होते। तो मजदूर से सस्ते में काम कराया, हेयर कट आपका सस्ते में हो गया, काम वाली बाई सस्ते में मिल जाए। तो ये तो हमेशा थर्ड वर्ल्ड नेशन या डेवलपिंग नेशंस के अंदर आपको पीपीपी वाला जीडीपी तो अच्छा ही दिखता है। यहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स में एक प्रश्न है 2020 में, वीडियो पॉज करके ट्राई करें। 4, 3, 2, 1, ओके। इसको मैं सॉल्व करने नहीं बैठूंगा, क्योंकि मैंने अब तक जो पढ़ाया था, आप में इतनी ग्रहण शक्ति और वो इंटेलेक्चुअल डेप्थ होनी चाहिए कि आप इसको सॉल्व कर सके, वरना मत दो यूपीएससी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये पर कैपिटा जीडीपी, ये क्या नाच गान चल रहा है? भारत देश का जो भी जीडीपी हो, मान लो ₹100, उसको भारत की पॉपुलेशन से डिवाइड कर, मान लो ₹100 जीडीपी है, पॉपुलेशन है 5 लोग, हाँ तो 20 आ जाएगा। तो स्वाभाविक है भारत का पर कैपिटा जीडीपी आपका बहुत लो हो जाएगा, क्योंकि अपनी आबादी ज़्यादा है। आपको सीसेट में ये पता होना चाहिए कि ए डिवाइड बाई बी करते हैं और बी का नंबर ज़्यादा है, तो नंबर अपना फाइनल आंसर गिर जाता है। उसके मुकाबले वियतनाम का सोचो, अब स्वाभाविक है वहाँ आबादी कम है, तो उनका ये पर कैपिटा बेस्ट दिखेगा आपको। बस तो फिर ये द हिंदू ने सब ग्राफ बनाना शुरू कर दिया कि देखो, 1991 में तो इंडिया का जीडीपी, पर कैपिटा जीडीपी वियतनाम से ज़्यादा था, लेकिन आप 2024 तक पहुँचते हैं तो इंडिया के मुकाबले वियतनाम का पर कैपिटा जीडीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।
अब उसके अंदर और भी बहुत सारे आयाम हैं जिनकी इन्होंने कॉलम में बात नहीं की, कि कैसे पूरा मैन्युफैक्चरिंग बेस बहुत सारा जो चीन में था वो धीरे-धीरे वियतनाम की तरफ शिफ्ट होने लगा। भारत में मैन्युफैक्चरिंग और ये जो भी मेक इन इंडिया प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम सरकार जितना चाहती थी उतना बेस्ट अलग-अलग कारणों से हो नहीं पाया। तो वो सारी इंडस्ट्री जो भारत में शिफ्ट नहीं होगी तो स्वाभाविक है अपना इतना उत्पादन बढ़ नहीं पाएगा मैन्युफैक्चरिंग बेस में, और वहाँ पर बढ़ जाएगा। और क्योंकि लोग कम हैं और अचानक से सब एक्सपांड हो गया, तो अब ए डिवाइड बाय बी करते हैं, तो क्योंकि आबादी उनकी कम है तो स्वाभाविक है ये पर कैपिटा जीडीपी इंप्रूव हो जाएगा। एनीवेज, इधर से भी 2022 में एक प्रश्न पूछा यूपीएससी ने, वीडियो पॉज करके ट्राई करें। 4 3 2 1। देखिए सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है कि वियतनाम में मल्टी पार्टी सिस्टम है, कांग्रेस बीजेपी ऐसा नहीं है। वियतनाम में वन पार्टी सिस्टम है, चीन जैसा है, साम्यवादी सिस्टम है, एक ही सरकार होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। पांचवा क्या कहता है कि वियतनाम में सबसे बड़ा ई सर्विस सेक्टर है, मतलब ये कॉल सेंटर, आईटी, बीपीओ, ये सब भारत के अंदर सब भजिए तल रहे हैं, समोसे बना रहे हैं, सब वियतनाम वालों को ही आता है। तो ये भी गलत है कि एशिया पैसिफिक में वियतनाम उस मामले में तो भारत से आगे हो नहीं सकता। तो 2 एंड 5 इज रॉन्ग, तो उस हिसाब से सब उड़ा दो, तो जवाब बनता है सी 1 3 एंड 4। असल में ये जो प्रश्न पूछा उसके कुछ सालों पहले इकोनॉमिक सर्वे में ये सारी बातें थी कि वियतनाम का सिस्टम कैसा है। नाउ ये प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज पेपर्स फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी का ये लिंक है unacademy.com/content/upsc/डाउनलोड, वहाँ से आप फ़ायदा उठाएं इन चीज़ों का। मित्रों, ये जो चीन, वियतनाम, सिंगापुर, ये सब देशों में रियल डेमोक्रेसी नहीं है और इस कारण से वहाँ बहुत जल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाए, क्योंकि जब उनकी सरकारों ने कुछ अमल करना था, नया किसान कानून सुधार करना है या मजदूरों के मिनिमम वेजेस का XYZ चेंज करना है, या एफडीआई में हम ये इंश्योरेंस में या XYZ सेक्टर में लाएंगे, तो तुरंत वो अमल कर सकते हैं। किसी को रिझाना, खुश करना, अपीजमेंट, वो उनके लिए है ही नहीं, क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं है। इस कारण से वो बहुत तेज़ी से इकोनॉमिक ग्रोथ ला पाए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने खुद बोला, भारत सरकार की इकोनॉमिक सर्वे ने। और ये द हिंदू वाले भी अलग-अलग दिनों पे वियतनाम में ये चल रहा है, सिंगापुर में ये चलता है। तो मेरा आपको प्रश्न ये है कि क्या फिर हमने उनके मॉडल को कॉपी करते हुए भारत में से डेमोक्रेसी हटा के वन पार्टी सिस्टम कर देनी चाहिए? क्योंकि वन पार्टी सिस्टम हो तो फिर हमारा ग्रोथ बेस्ट हो जाना चाहिए। आप सोचिए, ये निबंध एथिक्स इंटरव्यू के लिए आपका सवाल है। आगे बढ़ते हैं। बस फिर आगे तो क्या, द हिंदू को ये सब कॉलम में पेजेस ही भरने थे। तो देखो पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से श्रीलंका हमसे आगे, भूटान हमसे आगे और हम उनसे पीछे हैं। फिर बांग्लादेश भी भारत से कितना आगे है। ऐसी अलग-अलग समय पे इन्होंने सब बातें करते रहते, इसका कोई अंत है नहीं। कुल मिलाकर अगर एक लाइन में बताना हो तो हाँ, कि कुछ देशों का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भारत के बराबर या उससे आगे है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है? यूएनडीपी नाम की एक संस्था बनाती है। कुल मिलाकर हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तीन को गुणाकार करो और उसका क्यूब रूट निकालो, तो आपको जो जवाब मिले, जवाब आपको 0 से लेके 1 के बीच मिल सकता है। 1 के जितना करीब होगा तो वो बहुत खुशी की बात होगी। जैसे आइसलैंड का नंबर आ गया, 0.9 मार्क्स आ गए, और मेरिट लिस्ट बनाओगे तो वो नंबर 1 पे आ जाएगा। उसके मुकाबले भारत देश का ये जवाब आएगा 0.6। तो मैंने आपको बताया 1 से जितना दूर होगा तो वो थोड़ी दुख की बात है। तो मेरिट लिस्ट में आपके मार्क्स कम है तो आपका रैंक भी कम आएगा। तो भारत देश का रैंक आया 130। ये 2025 में जो यूएनडीपी का रिपोर्ट जारी किया गया, असल में ये जो डेटा है वो 2023 का रैंक आपको दिया गया है, लेकिन रिपोर्ट आया 2025 में। और आश्चर्य की बात ये है कि बांग्लादेशियों को भी सेम रैंक मिला है 130, क्योंकि मार्क्स सेम है। तो दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। मित्रों, जून 2025 में ये अहमदाबाद में एक एरिया है, कॉमर्स 4 रास्ता, उधर आईपीएल टिकट की कालाबाजारी करते हुए एक लड़का पकड़ा गया, उसका नाम है भावुक। तो आपको भावुक नहीं होना है। भावुक ऐसे नहीं होना है कि ये द हिंदू वाले, ये इसने ऐसा लिख दिया, इकोनॉमिक सर्वे वो लिख दिया, बांग्लादेश हमसे आगे कैसे वगैरह। आपको एग्जाम पास करनी है, तो एग्जाम पास करने के लिए 3-4 चीज़ें आपको समझनी है, याद रखनी है। प्रीलिम्स के लिए पहली चीज़ क्या याद रखनी है कि एक्सचेंज रेट के हिसाब से इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। परचेजिंग पावर पैरिटी रेट के हिसाब से इंडिया इज़ द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। और मेंस के अंदर आपको बस इतना सोचना है कि हाँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में और हेल्थ, हंगर, माल न्यूट्रिशन में भारत ने कुछ और काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ हमारे पड़ोसी देश, उनका अपीयरेंस या उनका परफॉर्मेंस कुछ ग्लोबल रिपोर्ट में भारत से अच्छा दिखता है।
हालांकि नीति आयोग और इकोनॉमिक सर्वे वगैरह ये भी कहते हैं कि ये सब बाकी देशों का जो डेटा कलेक्शन मेथड ही गलत है, इस कारण से उनका अच्छा दिखता है। भारत ने काफ़ी तरक्की की है लेकिन इंटरनेशनल रिपोर्ट्स उसको कैप्चर नहीं कर रहे। एनीवेज वो सब मीन्स के मुद्दे। इसके साथ ही जुड़ता है एक बेसिक कंसेप्ट है जो एकदम नए लोग हैं उनको मैं बता दूं, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट क्या होता है। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्या? सिर्फ आप पैसों के हिसाब से देश की तरक्की नापो। तो अगर नई गाड़ियां बन रही है, भले वो प्रदूषण करे, ये देश का जीडीपी है। नई प्लास्टिक की बोतलें बन रही है, सॉफ्ट ड्रिंक बन रहा है, ये सब भी जीडीपी है। तो ये सब इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ जुड़े कंसेप्ट है। तो फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास क्या है? इसी गाड़ी के प्रदूषण से जो लोग बीमार पड़ते हैं या बाल मजदूरी हो रही है, इसके चलते बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी, मैटरनल मोर्टालिटी, ये सब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सब जब आप बात करना शुरू करते हैं तो ये होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और उसको नापने के लिए आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आदि इंडिकेटर्स यूज करते हैं। बस फिर ये द हिंदू को पेजेस भरने थे तो उसने जापान का, पोलैंड का और इंडिया का क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके अलग अलग इंडिकेटर्स पे पेजेस भरे। तो टाइम पास ही असल में तो कॉलम थे, मुद्दा तो कुछ था नहीं। खैर, जीडीपी के नाम पे और भी आपको चीज़ें समझनी होती। जीडीपी कैलकुलेशन के 3 फॉर्मूला क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या, जीडीपी मुकाबले ये एनडीपी, एनएनपी, डिस्पोजेबल इनकम, ये सब क्या है, इकोनॉमिक साइकिल्स और बहुत कुछ। तो मेरी ये इकोनॉमी की बुक के अंदर सब कुछ कलरफुल ग्राफिक्स के साथ दिया गया है, अमेज़न पे अवेलेबल है। बाकी मेरे इकोनॉमी के कोर्सेज़ भी चलते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और मैंने आपको बताया इस शनिवार रात 9 बजे 2026 के यूपीएससी छात्रों के लिए स्टडी प्लान का फ्री लेक्चर अनअकैडमी के ऐप प्लेटफॉर्म पे होने वाला है, उसका फ़ायदा उठाइए। और जो लोग कॉम्प्रिहेंसिवली 2026 की प्रीलिम्स, मेंस और उसके सारे सब्जेक्ट की सेट, आंसर राइटिंग सब कुछ करना चाहते हैं लाइव क्लासेस के साथ, तो अनअकैडमी में केवल 19,999 में आप जुड़ सकते हैं। डिस्काउंट कोड इज़ monal.org। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.